इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। कारोबारी सप्ताह का पहला दिन निवेशकों की धड़कनें बढ़ाने वाला साबित हुआ। पिछले सप्ताह गिरावट के साथ स्टॉक मार्केट बंद हुआ था। आज खुलते बाजार के साथ बड़ी उछाल की उम्मीद लगाए बैठे निवेशकों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। काफी देर तक लाल निशान पर बने रहने के बाद कहीं जाकर बाजार ने हरे निशान की तरफ रुख किया। वहीं सोमवार को स्टॉक मार्केट में अच्छी बात ये रही कि बाजार बंद होने से पहले तीनों इंडेक्स हरे निशान पर नजर आए। इस दौरान आने वाले दिनों में बाजार में क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम विषयों को लेकर हमारी खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक। इस कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बीते सप्ताह अंतिम दिन बाजार लाल निशान पर ही बंद हुआ था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बाजार के हरे निशान पर नहीं खुलने की वजह से निवेशकों को निराशा का सामना करना पड़ा। इसी बीच मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के शेयर 4% से अधिक की तेजी पर 4065 रुपए के लेवल पर पहुंच गए थे। वहीं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड शेयर बाजार के निवेशकों को बम्पर रिटर्न देने वाली एक कंपनी है, जिसके शेयर 4 जून को आम चुनाव के नतीजे आने के दिन 2680 रुपए के निचले लेवल पर पहुंच गए थे। यहां से निवेशकों को अब तक 50% का बम्पर रिटर्न मिल चुका है। वहीं सोमवार को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के शेयरों में आज तेजी की वजह से एक खबर का सामने आना है, जिसमें डिफेंस के लिए कामकाज करने वाली कंपनी की रक्षा मंत्रालय से 35,000 करोड़ रुपए की एक डील शामिल है। पिछले 6 महीने में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के शेयर के निवेशकों को 2,288 रुपए के लेवल से 75% का रिटर्न दिया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के शेयर 26 जून 2023 को 1257 रुपए के लेवल पर थे, जहां से निवेशकों को 218% पर बम्पर रिटर्न मिल चुका है। सोमवार को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के शेयरों में आई तेजी की वजह एक खबर का सामने आना है, जिसमें डिफेंस के लिए कामकाज करने वाली कंपनी की रक्षा मंत्रालय से 35,000 करोड़ रुपए की एक डील शामिल है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स रक्षा मंत्रालय से कलावरी क्लास सबमरीन के लिए एक डील हासिल कर सकती है। इंडियन नेवी के काम आने वाली इस डील से जुड़ा ऑर्डर 35,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने रक्षा मंत्रालय को इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा टेक्नो कमर्शियल बिड दाखिल कर दिया है। कंपनी ने डिफेंस मिनिस्ट्री से वादा किया है कि वह नए बोट में 60% कंपोनेंट घरेलू बाजार से लगाएगी। भारत के सप्लायर और एमएसएमई सेक्टर से यह खरीदारी की जाएगी। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और रक्षा मंत्रालय के बीच मोलभाव के बाद इस डील का सही आकार पता लग पाएगा, लेकिन इस मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह डील 35,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। इस क्लास के नए सबमरीन के अंतर्राष्ट्रीय भाव के हिसाब से यह डील हो सकती है। इस ऑर्डर से अगले कुछ सालों में 5,000 जॉब के मौके बन सकेंगे। शेयर बाजार के कमजोरी भरे कामकाज के दौर में दावड़गेरे शुगर कंपनी के शेयरों में मामूली कमजोरी नजर आई। इसके बावजूद बाजार के दिग्गज निवेशक भावी संभावनाओं को देखते हुए दावड़गेरे को बाय रेटिंग दे रहे हैं। वर्तमान में यह कंपनी 9.05 रुपए के लेवल पर कामकाज कर रही है। करीब 851 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दावड़गेरे शुगर कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का उच्च स्तर 11.50 रुपए
जबकि 52 हफ्ते का निचला स्तर 6.72 पैसे है। केंद्र सरकार पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसकी वजह से दावणगेरे शुगर कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियों को काफी फायदा हो सकता है। शुगर, सस्टेनेबल पावर और एथेनॉल सॉल्यूशन के मामले में दावणगेरे शुगर कंपनी लिमिटेड एक दिग्गज कंपनी है। केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने हाल में ही घोषणा की है कि भारत में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 15% के करीब है और साल 2025 तक इसे 20% किया जा सकता है। साल 2030 तक के लिए पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के इस लक्ष्य की वजह भारत का एनर्जी मैट्रिक्स में आधुनिकीकरण करना है। केंद्र सरकार के इस प्रावधान से दावणगेरे शुगर कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियों को काफी फायदा हो सकता है। दावणगेरे शुगर ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की शुगर से बढ़ाकर सस्टेनेबल पावर और एथेनॉल सॉल्यूशन तक डेवलप किया है। एथेनॉल की बढ़ती मांग से फायदा उठाने के लिए दावणगेरे शुगर कंपनी लिमिटेड ने महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट बढ़ाई जाने के बाद एथेनॉल की डिमांड बढ़ सकती है। एथेनॉल गन्ने का एक बाय प्रोडक्ट है जो चीनी बनाने के दौरान निकलता है। इससे शुगर कंपनियों को काफी फायदा हो सकता है। हाल ही में दावणगेरे शुगर ने ग्रेन डिस्टिलरी के कैपेसिटी एक्सपेंशन की योजना का खुलासा किया था। कंपनी इसे 45 के एलपीडी तक बढ़ाने जा रही है। अपनी क्षमता में 45 के एलपीडी की वृद्धि में कंपनी 54 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इस बारे में बैंकों के साथ करार किया जा चुका है और कंपनी सिविल वर्क में 2 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। इसके लिए जरूरी मशीन सप्लायर के साथ भी मूल भाव पूरा हो चुका है और कंपनी लोकल एग्रीकल्चर कमेटी के साथ मिलकर कदम बढ़ा रही है। इस साल गन्ने की खेती का रकबा 4.5% बढ़ा है। इससे चीनी कंपनियों को अधिक गन्ने की आपूर्ति हो सकती है। मानसून के समय पर आने की वजह से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ने की अच्छी फसल होने का भी अनुमान है। हाल में ही दावणगेरे शुगर ने 15,000 एकड़ अतिरिक्त खेती का लक्ष्य निर्धारित किया था। दावणगेरे शुगर अपने आसपास के किसानों को गन्ना उगाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। शेयर मार्केट में सोमवार को निचले लेवल से अच्छी रिकवरी हुई और निफ्टी ने 23,350 के लेवल से कुछ बाइंग दिखाई। मार्केट में पीएसयू स्टॉक की काफी चर्चा है, जिसमें रेलवे पीएसयू स्टॉक रेल विकास निगम लिमिटेड सोमवार को दोपहर 1 बजे 415 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों ने सोमवार को 431.8 रुपए प्रति शेयर के नए ऑल टाइम हाई को छुआ है, क्योंकि इससे दक्षिण पूर्वी रेलवे से 191.54 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस रिपोर्ट को फाइल करने के समय सुबह 11:56 पर पीएसयू के शेयर 415.60 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले बंद के मुकाबले 1.44% अधिक है। एक्सचेंजिंग फाइलिंग ऑर्डर के अनुसार आरवीएनएल ईपीसी मोड पर 3000 एमटी लोडिंग टारगेट को पूरा करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन के राजखसवान नयागढ़ बोलानी सेगमेंट पर 2x25 केवी सिस्टम में 132 केवी ट्रैक्शन सब स्टेशन, सेक्शनिंग पोस्ट और सब सेक्शनिंग पोस्ट की डिजाइनिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग करेगा। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे ने
आरवीएनएल के लिए 440 रुपए का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। यह मौजूदा बाजार मूल्य से 5.8% तक की संभावित बढ़त को दर्शाता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि स्टॉप लॉस 394 रुपए होना चाहिए। एनालिस्ट ने कहा, शेयर ने डेली चार्ट पर एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, जो निवेशकों के बीच बढ़ती आशावाद का संकेत देता है। इसके अलावा शेयर एक महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया है। आरएसआई तेजी के क्रॉसओवर में है। आरवीएनएल के निदेशक राजेश प्रसाद ने कहा कि कंपनी की नजर 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक पर है। वित्त वर्ष 2025 में हमारा टारगेट 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व और 1600 से 1700 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल करना है। हम 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक पर नजर रख रहे हैं। हम कम से कम 4 से 5 और देशों में कारोबार शुरू करना चाहते हैं। आरवीएनएल के निदेशक राजेश प्रसाद ने कहा कि हाल ही में हमें 2 प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। बोत्सवाना में 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और नामीबिया में लगभग इतनी ही राशि के प्रोजेक्ट। हमने अब दक्षिण अफ्रीका, ओमान, यूएई, मालदीव में अपने कार्यालय खोल दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम विदेशों में अधिक से अधिक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आरवीएनएल ने वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में 25% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 433 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, जबकि परिचालन से राजस्व 17% बढ़कर 6,700 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड की भी घोषणा की थी। एक्सचेंजेज के आंकड़ों के अनुसार आरवीएनएल के बोर्ड ने अपने शेयर धारकों को 10 रुपए फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 2.11 रुपए का डिविडेंड देने की सिफारिश की है। कंपनी ने कहा है कि फाइनल डिविडेंड 2023-24 का भुगतान एजीएम में इसकी घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। फाइनल डिविडेंड के भुगतान के लिए रिकॉर्ड डेट बुक क्लोजर की तारीख तय की जाएगी और नियत समय में सूचित किया जाएगा। महज 100 करोड़ से 90,000 करोड़ का सफर तय करने वाली और म्यूचुअल फंड मार्केट में सबसे तेज ग्रोथ देने वाली कंपनी इन दिनों सेबी की रडार पर बना हुआ है। बाजार नियामक सेबी एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्वांट म्यूचुअल फंड के खिलाफ फ्रंट रनिंग के कथित मामले में जांच कर रहा है। कंपनी ने इसके बारे में खबरें सामने आने के बाद बयान जारी किया है और सेबी की जांच की बात को सही बताया है। साथ ही कंपनी ने कहा है कि वह सेबी के साथ जांच में पूरा सहयोग कर रही है। ऐसी खबर सामने आई थी कि क्वांट म्यूचुअल फंड के खिलाफ सेबी फ्रंट रनिंग की जांच कर रहा है। खबरों में ये दावा किया गया था कि जांच के तहत नियामक सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड के दफ्तरों की तलाशी भी ली है। हालांकि जांच और दफ्तरों की तलाशी की खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी, क्योंकि सेबी ने इस बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं दी थी। अब कंपनी के द्वारा जांच की बात स्वीकार ली गई है।
क्वांट म्यूचुअल फंड ने रविवार देर शाम बयान जारी कर अपने निवेशकों को बताया कि हाल ही में क्वांट म्यूचुअल फंड को सेबी से इंक्वायरी मिली है और हम इस बारे में आपकी चिंताओं को दूर करना चाहते हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड एक रेगुलेटेड एंटिटी है और हम किसी भी जांच में नियामक के साथ पूरा सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम जब जब जरूरत होगी नियमित आधार पर सेबी को सभी जरूरी जानकारियां और डेटा मुहैया कराते रहेंगे। क्वांट म्यूचुअल फंड की शुरुआत संदीप टंडन ने की थी। कंपनी को सेबी से 2017 में म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला था। क्वांट म्यूचुअल फंड को सबसे तेज तरक्की करने वाला म्यूचुअल फंड हाउस बताया जाता है। आंकड़े भी इस बात को पुख्ता करते हैं। साल 2019 में क्वांट म्यूचुअल फंड के पास लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो अभी बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। क्वांट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है, जिसमें विभिन्न सेक्टरों के लार्ज कैंप, मिड कैंप और स्मॉल कैंप शेयर शामिल हैं। उसकी टॉप होल्डिंग्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पावर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, अरविंदो फार्मा, टाटा पावर कंपनी, सेल, LIC, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, जिंदल इंडस्ट्रीज एंड पावर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आदि शामिल हैं। स्टॉक मार्केट में तकरीबन 46 कंपनियों के 262.8 करोड़ शेयर अगले कुछ महीनों में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक 262.8 करोड़ शेयरों की लॉक इन अवधि 24 जून से 30 सितंबर 2024 के बीच समाप्त हो जाएगी। जिन शेयरों की लॉक इन अवधि समाप्त हो जाएगी, इनकी कुल अनुमानित कीमत $11.9 बिलियन है। हालांकि यह जानना जरूरी है कि लॉक इन अवधि समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि वे सभी शेयर बाजार में बिक जाएंगे। ये सभी शेयर सिर्फ बिक्री के लिए योग्य हो जाएंगे। इन्हें बेचना है या नहीं, यह फैसला शेयरधारक के विवेक पर निर्भर करेगा। इन फ्री हो रहे 262 करोड़ शेयरों में से 127.5 करोड़ शेयर JSW इंफ्रा के हैं। इस कंपनी के शेयरों की लॉक इन अवधि इस साल 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। 127.5 करोड़ शेयर उसकी कुल शेयर कैपिटल का 61% हिस्सा है। लिस्टिंग के 8 महीने के भीतर ही JSW इंफ्रा के शेयर अपने 143 प्रति शेयर के IPO प्राइस के 2 गुने से भी अधिक बढ़ गए हैं। नई लिस्टिंग में शामिल कंपनियों में ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, क्रोनक्स लैब साइंसेज और लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजीज की 1 महीने की लॉक इन अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। भारतीय हेक्साकोन की 3 महीने की लॉक इन अवधि 8 जुलाई को खत्म हो जाएगी। यह करीब 1 दशक से भी अधिक समय के बाद भारतीय ग्रुप की ओर से शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई कंपनी थी। लॉक इन अवधि खत्म होने के बाद इसकी कुल इक्विटी कैपिटल का 3% हिस्सा ट्रेड के लिए योग्य हो जाएगा। इसके अलावा आधार हाउसिंग फाइनेंस, गो डिजिट और इंडिजीन के शेयरों की 3 महीने की लॉक इन अवधि भी खत्म होने वाली है।
जिन शेयरों की 5 और 6 महीनों की लॉक-इन अवधि सितंबर में खत्म होगी, उनमें ज्योति सीएनसी जैसी कंपनियां शामिल हैं। ज्योति सीएनसी के 15.2 करोड़ शेयर का बकाया इक्विटी का 67% हिस्सा 16 जुलाई को ट्रेड के लिए योग्य हो जाएगा। इस लिस्ट के बाकी शेयरों में एपीजे सुरेंद्र पार्क, राशि पेरिफेरल्स और बीएलएसई सर्विसेज आदि शामिल हैं। देश में नौकरी करने वाले लोगों को बजट 2024 में खुशखबरी मिल सकती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। वहीं इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए यह जानकारी सामने आई है। नई एनडीए सरकार अपना पहला बजट अगले महीने पेश करेगी। इसके जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होने की उम्मीद है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट 2024 से पहले इकोनॉमी और इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही हैं। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने के प्रस्ताव पर अभी मिनिस्ट्री के स्तर पर विचार चल रहा है। इस पर अंतिम फैसला लेने से पहले दूसरे मंत्रालयों से भी चर्चा होगी। उसके बाद इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में इनकम टैक्स की नई रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए थे। इनमें नई रिजीम में सैलरीड टैक्स पेयर्स और पेंशनर्स के लिए 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी ऐलान शामिल है। पिछले साल पेश बजट में नई रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बनाने का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया था। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत नई टैक्स रिजीम में 25,000 रुपए का रिबेट देने का ऐलान किया गया था। इसमें सालाना 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो गया है। नई टैक्स रिजीम के तहत सबसे ज्यादा सरचार्ज को भी हटा दिया गया था। सोमवार 24 जून को उतार चढ़ाव भरे सत्र में भारतीय बेंचमार्क सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। हायर वॉलेटिलिटी के बीच सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। वहीं पावर ऑटो शेयरों में चमक नजर आई। निफ्टी में M&M, श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, सन फार्मा और ग्रासिम इंडस्ट्रीज के शेयर टॉप गेनर्स स्टॉक में शामिल रहे, जबकि शिल्पा, अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया और SBI लाइफ इंश्योरेंस टॉप लूजर्स स्टॉक में शामिल रहे। हमारी खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं